अभी तक हमने पढ़ा पर्यावरण के अंतर्गत प्रदूषण, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, तो इस तरह की बहुत सारे समुद्री प्रदूषण, इस तरह की बहुत सारे प्रदूषण के बारे में आपने जाना। अब इन प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो जनसंख्या विस्फोट है, जो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इन सभी प्रदूषणों के अंतर्गत जो जनसंख्या का दिन प्रतिदिन बढ़ना, ये ऐसा माना जाता है कि 1981 में सबसे पहली जो जनगणना हुई, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो पहली जो जनगणना 1881 के अंतर्गत हुई, जिसमें जनसंख्या इतनी नहीं थी। वर्तमान में ये करोड़ों अरबों के अंतर्गत चली गई, मिलियन में चली गई है। तो कहने का मतलब है जो दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या का बढ़ना है, जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जो व्यक्ति के रहने के लिए, व्यक्ति के खाने के लिए, व्यक्ति के आर्थिक रूप में, तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान अगर हमें खोजना है तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब 1950 में जब जनसंख्या जो 1950 में से बढ़कर लगभग 1000 मिलियन हो गई थी, तो 1900 में करीब 1550 से 1600 मिलियन हो गई थी। 1950 के करीब लगभग 4430 मिलियन थी। 1987 में बढ़कर ये 5000 मिलियन होगी और 2001 की विश्व जनसंख्या बढ़कर 6 मिलियन में हो गई। तो कहने का मतलब ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जनसंख्या, कम नहीं हो रही है। बर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है। बर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत अगर हम देखें, विश्व जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत देखें, जो 1850 ईस्वी में पॉपुलेशन ग्रोथ थी 100 करोड़, 1930 में थी 200 करोड़, 1962 में थी 300 करोड़, 1975 में थी 406 करोड़, 1987 जो कि इसकी जो जनसंख्या देखी गई थी 11 जुलाई 1887 को 500 करोड़ थी। 1999 में 12 अक्टूबर 1999 को 600 करोड़ थी। 2001 में 613.7 करोड़, 2015 में 720.7 करोड़, 2025 में 781.8 करोड़ और 2300 तक 900 करोड़ होने की संभावना है। तो कहने का मतलब है दिन प्रतिदिन 100 करोड़ के आधार पर अगर जनसंख्या बढ़ती है, अगर इसकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो दिन प्रतिशत ये समस्याएं सामने आएंगी। ये जो आपको टेबल दिखाई गई है, ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर, 2002 की रिपोर्ट के आधार पर है। पॉपुलेशन डिफरेंस यूएसए ने 2001 के आधार पर इस स्कोरिंग डेटा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी के आधार पर ही हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार 2003 के आधार पर 1990 से 2001 में कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी रही है, जो देशों की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी रही है। ये है 1990 से 2001 के आधार पर रिपोर्ट है 2003 की, जिसमें जापान जो देश है, जिसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन ग्रोथ 1900 से 2001 के बीच में जो बढ़ी है 0.3% बढ़ी है 1990 से 2001 के बीच में। अमेरिका में 1990 से 2001 के बीच में 1.2% जनसंख्या वृद्धि हुई है। अमेरिका, यूके जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें 1990 से 2001 के बीच में 0.4% वृद्धि हुई है। जर्मन के अंतर्गत 1990 और 2001 के बीच में 0.3% वृद्धि हुई है। इंडिया में 1990 और 2001 के बीच में 1.8% वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के अंतर्गत जो कि वहां पर मुस्लिम क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा देखी गई है, जिसके अंतर्गत जो 1990 और 2001 के बीच में 2.5% वृद्धि हुई है। और हंगर के अंतर्गत माइनस में ये देखा गया है 0.2% वृद्धि हुई है। जो स्टेटिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया है, ये इंडिया की आउटलाइन बताई गई है। इसमें हम देखते हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या 103.3 करोड़ पर व्यक्ति आंकी गई थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार राज्य की अमेरिका की 28.4 करोड़ थी। तो भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या की लगभग 3.6 गुना मापी गई है। तो इस आधार पर जो जनसंख्या वृद्धि है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ जनसंख्या वृद्धि का आधार क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाता है, कुछ जनसंख्या वृद्धि का आधार बहुत सारे स्तरों पर देखा जाता है, जिसमें
विश्व के जो बसे हुए क्षेत्र हैं जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया है, मध्य एवं पूर्वी यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी कनाडा है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस आधार पर जनसंख्या देखी जाए तो अलग अलग देखी मापी जाती है। इस जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर देखें तो जिसमें बर्थ रेट आता है, मॉर्टेलिटी आती है, फर्टिलिटी आती है। तो इसके अंतर्गत बर्थ जो रेट है, बर्थ रेट में हम देखते हैं जन्म दर, दिन प्रतिदिन जन्म दर बढ़ती जा रही है। जन्म दर का प्रमुख कारण है सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, व्यक्तिगत जनोपयोगीय है और जैविक कारण भी इसको प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ा कारण है वैवाहिक आयु वृद्धावस्था के सहारे की भावना है। मरणोपरांत क्रियाकर्म के बाद श्रद्धा अर्पित करने वाले तथा वंश चलाने वाले पुत्र को उत्पन्न करने की भावना है कि अगर व्यक्ति को अगर एक शादीशुदा परिवार के अंतर्गत अगर पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है तो वो जनसंख्या को दिन प्रतिदिन पुत्र की कामना के रूप में जनसंख्या को बढ़ाते चले जाते हैं। इस आधार पर किशोर युवतियों की जो शादी कर दी जाती है, बहुपत्नी प्रथा है, विधुर का विवाह है, विधवा का विवाह है, बच्चों को भगवान को देन समझकर धार्मिक भावना से जीवन स्तर को मनोरंजन साधनों के रूप में मानते हैं और पारिवारिक नियोजन को धर्म के विरुद्ध मानते हैं। जो पारिवारिक जो सरकार के द्वारा जो चलाए गए प्रयास हैं उसको जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम है उनको धार्मिक कार्यों के विरुद्ध मानते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार है और औसत आयु में वृद्धि है, जन्म दर बढ़ने में सहायक का प्रमुख कारण है, जिसके कारण जन्म दर में कमी आ गई है। अच्छा, कुछ ऐसा वैवाहिक समाज के रतिरोग माना जाता है और इस तरह की जो समस्या लंबी अवधि तक स्तन संचरण करना तथा स्तनपान से पूर्व अवधि तक सहवास न करने से गर्भधारण दर में कमी आती है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको हम रोक सकते हैं, इस बर्थ रेट को कम कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यक्ति की सोच की ही आवश्यकता है। फिर मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर। मृत्यु दर देखा जाता है कि उच्च मृत्यु दर देश जो है वो अफ्रीका है। सबसे ज्यादा मृत्यु जिस क्षेत्र में होती है अफ्रीका में होती है क्योंकि वहां तापीय क्षेत्र होता है। मध्यम मृत्यु दर जो क्षेत्र है जहां पर मृत्यु दर बहुत कम है, जिसके अंतर्गत यूरोप है, रूस है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, तो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और निम्न मृत्यु दर, बहुत कम जो मृत्यु दर होती है वो है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पूर्वी एशिया में, एक दक्षिणी में, यूरोप में, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों के अंतर्गत मृत्यु दर कम मानी जाती है। तो इस मृत्यु दर का प्रभाव भी है। मृत्यु दर की कमी का कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का होना है और इसके साथ ही मृत्यु दर की 3 श्रेणियों में भी जो आपको अभी बताई गई हैं। और जबकि अफ्रीका में मृत्यु दर केवल 15 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष के रूप में मापी गई है और इसका भी मृत्यु दर का प्रमुख कारण है सामाजिक है, आर्थिक कारण के साथ साथ अनेक आपदाएं प्रथाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से मृत्यु दर भी इस जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। फिर है उर्वरता, फिर है फर्टिलिटी, उर्वरता, जिसमें एक निश्चित उम्र के बाद में जो स्त्री पुरुष संतानोत्पत्ति की क्षमता ग्रहण करते हैं, प्रजनन में सक्षम तथा उर्वर हो जाते हैं और मानव में संतान उत्पत्ति व उर्वर को जनन क्षमता को उर्वर करते हैं। तो कहने का मतलब ये उर्वरता भी सबसे बड़ा कारण है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है और जिसके लिए व्यक्ति को इन सारे प्रमुख कारणों को जानने की आवश्यकता है, इसके प्रति अवेयर होने की आवश्यकता है। और स्त्रियों में स्त्रियों को अगर अपने परिवार को बहुत अच्छा, स्वस्थ और संपन्न रूप में चलाना है तो स्त्री के साथ साथ पुरुष को भी इसके रूप में पहल करनी होगी। और भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत अलग अलग देखा जाता है। जो 10 कंट्रियां हैं जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी रही है आपको इस टेबल के द्वारा दिखाते हैं कि जो 10 देश हैं विश्व में, 10 लगभग देश ऐसे माने गए हैं जिसके अंतर्गत 2001 के अनुसार प्रमुख गणना करी गई है। जैसे चाइना है, पहला है चाइना, पॉपुलेशन थी 1306.3 मिलियन में और ये इसकी स्थिति एशिया में है। दूसरा है इंडिया 1081.2 मिलियन के अंतर्गत है, एशिया के अंतर्गत है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में 295.7 मिलियन, नॉर्थ अमेरिका में। इंडोनेशिया का अगर देखा जाए 241.9 मिलियन, एशिया के अंतर्गत है। ब्राजील 186.1 मिलियन, साउथ अमेरिका में है। पाकिस्तान 162.4 मिलियन, एशिया में है। रूस 143.4 मिलियन, यूरोप एशिया में है। बांग्लादेश में 144.3 मिलियन, एशिया में है। नाइजीरिया 128.8 मिलियन,
अफ्रीका में है, जापान में 127.4 मिलियन एशिया में है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अलग अलग कंट्रीज के अंतर्गत अलग अलग वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो देखी गई है वो मिलियन के अंतर्गत है, और इसकी जो स्थिति है जिस महाद्वीप में है, जिस महासागर में उसके अंतर्गत मापी गई है। इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी जो चीज आती है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन शहरीकरण। शहरीकरण में हम देखते हैं जो व्यक्तियों का गांवों से शहरों की ओर जो विचरण कार्य होता है वो शहरीकरण के अंतर्गत आता है। शहरीकरण उसे कहते हैं शहरों की ओर गमन करना। शहरों की ओर गमन का प्रमुख कारण है वर्तमान में ऐसी स्थिति की प्रवृत्ति आई कि वर्तमान में अवकर्षण को सर्वाधिक प्रभाव दिया जा रहा है। व्यक्ति अपने आप को महानगरों की ओर जाने के लिए प्रयासरत रहता है। व्यक्ति को रोजगार के लिए भी महानगरों की ओर जाना होता है, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पा रही है। शिक्षा लेने के लिए आज हर घर, हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाना चाहता है, नई से नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहता है। उसके लिए बच्चों को शहरों की ओर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। वर्तमान में शहरीकरण का प्रमुख कारण ये भी रहा है कि आज इतने सारे कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं जो कि शहरों में ही प्रतिस्थापित हैं। तो बच्चे उन एग्जाम्स की तैयारी के लिए, रोजगार पाने के लिए, सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए काफी लंबे समय तक वहां पर रहते हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं। ये भी एक शहरीकरण का प्रमुख कारण है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर उन्मुख करता है, सारी सुख सुविधाओं को देखना चाहता है, चकाचौंध की जिंदगी रखना चाहता है। कृत्रिम जो शहर के प्रति जो उसका आकर्षण है उसका मुख्य कारण है वहां की चकाचौंध। और औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो नगरों की ओर हुआ है, जो रोजगार को प्रभावित कर रहा है, ये भी एक शहरीकरण का प्रमुख कारण है। शहरीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में लगभग आधी जनसंख्या 6 बड़े देशों में केंद्रित है। ग्रेट ब्रिटेन की बात बताई जा रही है। जो जितनी भी आधी जनसंख्या है वो 6 बड़े शहरों में केंद्रित है। सोवियत संघ की में देखा गया है कि क्रांति के पश्चात नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ है। फिर उसके बाद में शहरों की जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। भारत के अंदर वृद्धि देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर व्यक्ति शहरों की ओर गमन करने लगा है। इसी के साथ ही इसका बड़ी मात्रा में जैसे खाद्यान्न है, पानी है, ईंधन की खपत हो रही है शहरीकरण के कारण, क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए खाद्यान्न चाहिए, रहने के लिए भी स्थान चाहिए, पीने के लिए पानी की आवश्यकता भी चाहिए और ईंधन की खपत भी चाहिए, जिसके कारण जो दूषित गैसें पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। नगरों की जो गंदगी है नालों से, तालाबों से, झीलों में छोड़ा जा रहा है, जलीय जीवों को, जीवन को दूषित कर दिया जा रहा है और आसपास की मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी नष्ट कर दी जाए। तो अर्बनाइजेशन का ये प्रभाव देखा जाता है। शहरी की संभावित आकर्षण के बहुत सारे लाभ भी हैं। इसमें सिद्धांत शहरीकरण से पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। अच्छा, दूसरा जो अर्बनाइजेशन है ये तीन रूपों में देखा जाता है। इंडस्ट्रियल जोन में है, कॉमर्शियल जोन में है, रेजिडेंशियल जोन में है। औद्योगिक क्षेत्र जहां पर लोग विभिन्न उत्पादक सामग्री का निर्माण करते हैं, इंडस्ट्रियल जोन है, इसके कारण भी शहरीकरण हो रहा है। इंडस्ट्रियल जोन में क्योंकि सारे के सारी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में न होकर के शहरी क्षेत्रों में देखी जाती हैं। इंडस्ट्रियल जोन के कारण व्यक्ति रोजगार पाने के लिए उन औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाता है क्योंकि वहां पर सब चीज का प्रोडक्ट का निर्माण होता है। कॉमर्शियल जोन जो व्यवसायिक क्षेत्र है, जैसे लोगों की खरीद फरोख्त करना और कार्यालयों में काम करने के लिए भी व्यवसायिक क्षेत्रों से अगर आपको जुड़ना है तो शहरीकरण की ओर ही गमन होगा। फिर है रेजिडेंशियल जोन, जैसे व्यक्ति संयुक्त परिवार से को छोड़कर एकल परिवार की ओर विमुख हो रहे हैं, एकल परिवार बन रहे हैं, इसका प्रमुख कारण भी शहरीकरण ही है। अनेक परिवारों में बहुमंजिलों का मकानों का कारण भी शहरीकरण ही है। इसके साथ में सघन भवन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में बांटा जा रहा है, तो इस तरह से भी शहरीकरण हो रहा है। और परिवहन सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, प्रक्षेत्रों में का फैलाव बढ़ता जा रहा है। महानगरों में रहन वासी उपनगरों अस्तित्व में आ गए हैं। वास्तविक शहर अनेक मील दूर तक फैले जा रहे हैं। और जो वर्तमान में ये देखा जाता था कि जो जनसंख्या शहरों की भी एक क्षेत्र में थी, उस क्षेत्र को भी बढ़ता चला देखा जा रहा है। और शहरों में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो व्यक्ति को आधा आधा घंटा, एक घंटा भी विचरण करना पड़ता है, उसको इतना लंबा सफर जीना पड़ता है।
तो ये एक प्रमुख कारण है अर्बनाइजेशन पैटर्न के, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम। सबसे बड़ा कारण जो व्यक्ति का देखा गया है शहरीकरण के अंतर्गत, सबसे बड़ी समस्या है खुले क्षेत्रों की कमी, लेक ऑफ ओपन स्पेस। वहां खुला क्षेत्र नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो कि आपको खुला वातावरण मिलता है, आसपास के क्षेत्रों में शुद्ध वायु मिल पाती है, वो चीज आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के कारण मकान है, व्यापारिक संस्थाएं हैं, इन सभी के कारण वो क्षेत्र घिर चुके हैं। वहां पर कंजेस्टेड एरिया हो गया है, एक ही घर के अंदर लगभग 15-15, 20-20, 40-40 लोग रह रहे हैं, बहुमंजिला मकाने हैं, जो हवा क्रॉस नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ये तो बहुत सारी समस्याएं, व्यक्ति को एक खुले स्थान की आवश्यकता नहीं मिल पा रही है। चाहे बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था अगर देखी जाए, वहां भी बच्चों के लिए एक ओपन स्पेस नहीं मिल पा रहा है। स्कूल ऐसे स्थानों पर शहरों में बसे हुए हैं जहां आसपास में नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं। शहरीकरण के अंतर्गत एक सबसे बड़ा कारण है जो कोचिंग सेंटर खुले गए हैं, उन कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशन मिल तो रही है, परंतु जो आसपास का वातावरण है वो उनको बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट करता है एजुकेशन से लेकर के। तो इस तरह से लेक ऑफ ओपन स्पेस है, क्षेत्रों की कमी होती है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो शहरीकरण की आ रही है, जो परिवहन की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक जो, क्योंकि शहरी जो क्षेत्र है बहुत लंबे दायरे में फैला होता है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ होता है, जिसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जाम लग जाता है शहरी क्षेत्रों में। अगर आपको एक शहर के अंतर्गत ही अगर आपको 2 किलोमीटर भी चलना है या 1 किलोमीटर भी चलना है, तो आपको घंटे जाम में रहना पड़ता है। तो ये भी एक शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह की प्रॉब्लम से व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है। अगर व्यक्ति बीमारी है, अगर व्यक्ति कोई बीमार है, तो वो सही समय पर अस्पताल में नहीं जा सकता है। रोजगार वाले जो कर्मचारी हैं वो प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं भी जो अर्बनाइजेशन के कारण हो रही है, शहरीकरण के कारण हो रही है। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आप देखते हैं व्यवसायिक जो परिवहन की जो समस्या है, दुर्घटनाओं का होना, वायु का प्रदूषण होना, ट्रैफिक जाम होना, यातायात के साधनों का सबसे ज्यादा होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स शहरीकरण के अंतर्गत देखी जाती है। जबकि दुर्घटनाओं जैसी समस्याएं भी सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में मापी गई हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शहरीकरण के अंतर्गत आती है। फिर है अदर अर्बन प्रॉब्लम्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हम ये देखते हैं कि जिसके अंतर्गत समय समय पर नगरों और शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है। समय समय पर ये देखा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, और जो नगरों और शहरों में जनसंख्या का सघनता कम होती जा रही है, सघनता संबंधी समस्या है, अति संकुल जीवन यापन हो रहा है, और लोगों को छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ रहा है। वहां वो अपने रहने के लिए पूरे प्रॉपर चीजें नहीं मिल पा रही हैं, खाने संबंधी समस्याएं आ रही हैं। आप ये देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो सब्जियां आती हैं, वो सारी की सारी सब्जियों में बहुत सारे केमिकल्स यूज करे हुए होते हैं, जिसका प्रभाव मानव के शरीर पर पड़ा है। तो इस तरह के शहरीकरण के अंदर, क्योंकि जनसंख्या वहां पे ज्यादा है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, उस खरीद फरोख्त के चक्कर में जो व्यक्ति है वो, जिसके अंतर्गत कालाबाजारी भी देखी जा रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो शहरीकरण के अंतर्गत हो रही हैं। और महंगाई भी, गांव के क्षेत्र के आधार पर शहरी क्षेत्र में महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई सब्जी या फल खरीदते हैं, यहाँ अगर 15 रुपए किलो है, तो वहां आपको 35 रुपए किलो के आधार पर मिलेगी, क्योंकि वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम शहरीकरण के अंतर्गत आती है, और इसका शहरीकरण के अंतर्गत में अति संकुलता है, कुपोषण जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ओवरलोडेड सिटी रिजल्ट, जो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड सिटी है, उसकी जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा विकराल है। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, शारीरिक समस्याएं हैं, क्योंकि देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में बीमार हुआ है, वहां पर अगर डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वो शहरों की ओर गमन करता है, वहां की अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज करना चाहता है। वहां पर ये देखा जाता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं, वहां पर मरीजों को, उनको पूरी तरह से बेड न मिल पाने, उनको एक अपना सिंगल बेड न मिल पाने के कारण उन्हें जमीन पर ही उनका उपचार किया जाता है। तो इस तरह की जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जनसंख्या वहां पर बहुत ज्यादा है,
रोगी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की हेल्थ जो प्रॉब्लम है वो भी ओवरलोडेड सिटी के रिजल्ट के अंतर्गत देखी गई है। दूसरा है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्राउडिंग, बहुत ज्यादा जनसंख्या में व्यक्ति का एक स्थान पर होना, जिसके अंतर्गत आप देखते हो सिनेमा घर के अंतर्गत देखें, मॉल के अंतर्गत देखें, ये सारे यहाँ पर क्राउडेड एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं और वहां पर कई तरह की समस्याएं भी सामने आती हैं। ओवर क्राउडेड अतिसंकुलता के कारण सबसे बड़ा कारण है श्वसन संक्रमण होता है। श्वसन संक्रमण अगर किसी व्यक्ति को जो ओवर क्राउडेड एरिया होगा, ओवर क्राउडेड एरिया में रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसके अंदर ओवर क्राउडेड एरिया देखा जाता है। वहां पर बहुत सारे संक्रमण रोग व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं, श्वास से निकलने वाले। कहते हैं कि कुछ ऐसे संक्रमण होते हैं व्यक्ति के अंदर, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो छुआछूत के रूप में होती हैं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर विचरित हो जाती हैं। तो इस तरह से ओवर क्राउडेड के कारण जो सिटीज की रिजल्ट है वो देखे जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है आवास के स्थानों में अपर्याप्तता के कारण जो मकानों में को निर्माण में प्रोत्साहन पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। फिर है कुपोषणता। कुपोषणता के अंतर्गत आप देखें कि शुद्ध पोषक तत्व व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। शुद्ध पोषक तत्व के अंतर्गत जो ओरिजिनल चीजें आपको खाने योग्य जो चीजें होनी चाहिए, हरी जो सब्जियां हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। हरी सब्जियों का नहीं मिलने का प्रमुख कारण क्या है? आप ये देखते हो ग्रामीण क्षेत्र में जो हरी सब्जियां जैसे पालक है, बथुआ है, ये सारी की सारी इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत पहुंचते हैं और उनको पूरा पोषण मिल पा रहा है, परंतु शहरी क्षेत्र में नहीं देखा जाता है। अगर हम दूध की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में दूध जो है वो पूरा शुद्ध रूप में आपको मिल पा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में जो दूध है वो जो औद्योगिक रूप में उसको उसके अंदर के सारे तत्वों को निकाल लिया जाता है और उसकी जो अंदर की जो कह सकते हैं दूध की जो पोषक तत्व जो प्रोटीन है उनको निकाल लिया जाता है और फिर उस दूध जो निकला हुआ जो प्रोटीन का दूध है वो सारा का सारा पैक करके सप्लाई किया जाता है। तो इसके कारण बच्चों के अंदर बहुत सारे कुपोषण तत्व व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं, व्यक्ति के अंदर भी समाहित होते हैं, बच्चों के अंदर भी समाहित होते हैं, व्यक्ति का विकास रुकने लगता है। सबसे बड़ा कारण है बच्चों की जो लंबाई है उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं कुपोषण के रूप में देखी जाती हैं। अस्वच्छता का कारण भी है। अस्वच्छता क्योंकि जो महानगरीय क्षेत्रों में अस्वच्छता का प्रमुख कारण है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और वहां के आसपास के क्षेत्रों में गंदगी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अस्वच्छता रहती है और अस्वच्छता का प्रभाव बच्चों पर, मानव पर पड़ रहा है। तो कुपोषण भी एक सबसे बड़ी समस्या है। फिर लेक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि के लिए पूरी भूमि नहीं मिल पाना। कृषि के लिए पूरी भूमि नहीं मिल पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण है कि जो कृषि क्षेत्र चाहिए व्यक्ति को, जो व्यक्ति कृषि करना चाहता है उसको शहरी क्षेत्र में कृषि के लिए क्षेत्र नहीं मिल पाता है और वो अपना कृषि कार्य नहीं कर सकता है। तो ये भी एक ओवरलोडेड सिटी के रिजल्ट है। फिर डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आप देखते हैं कि वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई का प्रभाव देखा जा रहा है। वनों के काटने से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जो कि बात मैंने आपको पहले भी बताई कि ऑक्सीजन व्यक्ति को जो मिलती है वो पेड़ों के माध्यम से भी मिलती है। तो ये भी ओवरलोडेड सिटीज के रिजल्ट है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि भी एक इसका प्रमुख कारण है। पॉल्यूशन थ्रू वेस्ट मटेरियल, जितने भी हम वेस्ट मटेरियल जो घरेलू रूप में और औद्योगिक के रूप में वेस्ट मटेरियल जो सामने आते हैं वो भी एक पॉल्यूशन के रूप में ओवरलोडेड सिटी के रिजल्ट के अंतर्गत देखे जाते हैं। लेक ऑफ नेचुरल प्लेसेस, यकीनन वर्तमान में शहरी क्षेत्र में नेचुरल प्लेसेस जो प्राकृतिक स्थान व्यक्ति को चाहिए, घूमने के लिए स्थान चाहिए, वो भी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, उस क्षेत्रों की भी कमी है। शहरों में अगर व्यक्ति भ्रमण के लिए भी जाना है, बहुत लंबी दूरी में अगर पार्क में जाता है तो पार्कों की स्थिति ऐसी है, वहां बहुत सारी गंदगियां हैं, व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी न समझकर उस गंदगी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये तरह की ओवरलोडेड सिटीज के रिजल्ट देखे गए हैं। फिर आती है बात सॉल्यूशन ऑफ द अर्बनाइजेशन, किस तरह से हम शहरीकरण का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, शहरीकरण को अच्छा बना, शहरीकरण की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं, व्यक्ति के अंदर सोच डेवलप कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आपको सबसे बड़ी जरूरत है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। वो जो औद्योगिक क्षेत्र है शहरी क्षेत्र में न खोल करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र में खोले जाने चाहिए, ताकि शहरीकरण जैसी समस्या सामने ना आए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उस एरिया में जाकर के
वहां पर अपना रोजगार भी प्राप्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एरिया में बनाए जा रहे हैं उनका सही तरीके से व्यक्ति का पर पहुंचना भी लाभदायक सिद्ध होगा। कहने का मतलब अगर दोनों क्षेत्रों के बीच में अगर इंडस्ट्रियल एरिया होंगे तो पर्यावरण तो शुद्ध रहेगा ही और साथ ही यातायात में, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी आपको सुविधा प्राप्त होगी। फिर है इंडस्ट्रियल अवे फ्रॉम पॉपुलेशन जोन। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जरूरी है कि उद्योगों का नगरों से दूर स्थापित करना होगा। फिर है हेल्दी कॉलोनीज फॉर लेबर्स। जो लेबर्स हैं, जो व्यक्ति कर्मचारी हैं, उनके लिए एक हेल्दी कॉलोनी की व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति जो काम करने वाला शहरी क्षेत्र में उन कॉलोनीज में व्यक्ति के लिए एक अच्छा स्वस्थ आवासीय व्यवस्था दी जानी चाहिए, जो कि सरकार भी इस तरह के प्लान कर रही है। प्लान डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया हैं, जो शहरीकरण की जो एरिया है, उनको बहुत ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। प्रायोरिटी टू द प्लेस ऑफ जनरल हेल्थ। व्यक्ति के जो स्वस्थ रहने के लिए, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए एक प्रायोरिटी देनी चाहिए और एक अच्छा स्थान दिया जाना चाहिए। फिर है एग्रीमेंट ऑफ द फैसिलिटी ऑफ जनरल नेसेसिटी। व्यक्ति को एक एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता है, कि व्यक्ति को एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता है और सरकार को भी एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता है। इससे क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति को फैसिलिटी प्राप्त होगी वो जनरल नेसेसिटी, उसकी जो मुख्य आवश्यकता है, मुख्य रूप से व्यक्ति की 2-3 ही आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके आधार पर व्यक्ति पूर्ण रूप से इसको प्राप्त कर सकता है, जो कि अर्बनाइजेशन के अंतर्गत नहीं देखी जा सकती है। ये शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान इसी आधार पर हो सकता है, जो कि सरकार और व्यक्ति दोनों को, जो नागरिक है और सरकार है, उन दोनों को इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आप देखें औद्योगिकीकरण, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। औद्योगिकीकरण वह क्षेत्र है जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, वहां बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निपटारा करना व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। और इसके साथ ही डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आप देखें औद्योगिकीकरण, वनोन्मूलन के लिए वनों की कटाई को रोकना के लिए प्रयास करना होगा और सरकार द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं उनके लिए भी प्रयास करना होगा। डिफॉरेस्टेशन के नियंत्रण के लिए उपायों के लिए वनों के संरक्षण संबंधी नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। वन काटने तथा वृक्षारोपण में अनुपात रखना। जब वृक्ष वृद्धि अवस्था में हो तो उन्हें काटने पर रोकना चाहिए। ईंधन के लिए वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीवों के पार्क बनाकर वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए। तीव्र वृद्धि करने वाले एवं उपयोगी वृक्षों का रोपण करना चाहिए। सामाजिक मानकीकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। संपूर्ण वन संपदा का सर्वेक्षण उन्हें श्रेणीबद्ध करना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति एवं वन विकास हेतु मास्टर प्लान बनाना चाहिए। इस तरह से वनोन्मूलन के लिए हरित क्रांति जैसी समस्याएं हैं उनका भी निदान किया जा सकता है। तो हमें इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसे विभिन्न राज्यों में वनों के विस्तार के लिए प्रतिशत भिन्न भिन्न है। जैसे उत्तर प्रदेश में 11.9% है, पश्चिमी बंगाल में 8.8%, उड़ीसा में 22.5% है, तमिलनाडु में 13.9% है, गुजरात में 13.1% है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में ये देखी जाती है। और स्वतंत्रता के पश्चात अनेक विकास योजनाएं जो बनी हैं, विशेषकर वृहद बांध, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, उद्योग नगर आदि के लिए कृषि क्षेत्र के विस्तार के वनोन्मूलन प्रभाव हुआ जो आज भी जारी है। इस जो विस्तार को, वनोन्मूलन प्रारंभ को रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण का संबंध बहुत गहरा है। जैसे जैसे मानव में जनसंख्या वृद्धि होती है वैसे वैसे पर्यावरण पर दबाव बढ़ता चला जाता है। जरूरी है मानव को इस संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।